नमस्कार, मैं ज्ञानू चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 24। दोस्तों, आपको बताइए कि इस समय हमारे देश में लोकसभा चुनावों को लेकर सरगर्मियां काफ़ी तेज हैं और जैसे ही पहले चरण की डेट आ रही है वैसे ही जो चुनावी गणित हैं, जो भी राजनीतिज्ञ हैं, वो अपने अपने समीकरणों को फिट करने में जुटे हुए हैं। और आपको बता दें कि जो सत्ताधारी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, इस बार लोकसभा चुनावों में 400 सीटों के पार जीतने का उन्होंने जो लक्ष्य रखा है उसके साथ चुनाव मैदान में उतरी है। और जो लोकसभा की जो सीटें, टोटल सीटें हैं, उनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो जिस राज्य का प्रदर्शन रहता है वो है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं और 80 लोकसभा सीटों को जीतने के लिए सभी राजनीतिक दल अपने अपने चुनावी गणित को लगाने में हमेशा से जुटे रहते हैं और सभी का प्रयास रहता है कि हमारा उत्तर प्रदेश में सबसे अच्छा प्रदर्शन हो। साथ ही उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में अपना शासन चला रही है। और इस समय सबसे ज़्यादा जो उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों की बात की जाए तो फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट पर काफ़ी घमासान मचा हुआ है, क्योंकि एक फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट ऐसी है जहां पर खुद वर्तमान बीजेपी विधायक ही वर्तमान बीजेपी सांसद प्रत्याशी का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने विरोध प्रदर्शन करते हुए अपने पुत्र को निर्दलीय चुनाव मैदान में उतारा है। तो यानी कि आप समझ सकते हैं कि फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट पर इस बार लोकसभा चुनावों में काफी दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, हम कुछ फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट की जो राजनीतिक इतिहास है उसका क्या रहा है उसके बारे में आइए एक नजर डाल लेते हैं। उत्तर प्रदेश की फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट साल 2009 में अस्तित्व में आई थी। पहली बार इस सीट पर 2009 में लोकसभा के चुनाव हुए थे। उसके बाद से लेकर 2024 तक आते आते चौथी बार इस लोकसभा सीट पर चुनाव हो रहे हैं। इससे पहले इस सीट पर किस पार्टी का कैसा प्रदर्शन रहा, किस पार्टी के यहां पर सांसद रहे, सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। जितने भी दर्शक हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं वो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। तो अब आइए हम जानते हैं कि फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट का राजनीतिक इतिहास क्या रहा है। फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट का राजनीतिक जो इतिहास है, इसमें कुल 5 विधानसभा हैं। पांचों विधानसभा की हम बात करते हैं फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट का जो राजनीतिक इतिहास है, हम आपको बता दें कि कुल 5 विधानसभा है, जिसमें कि फतेहपुर सीकरी खुद एक विधानसभा है, साथ ही साथ खेरागढ़, आगरा ग्रामीण, बाहा और फतेहाबाद, यानी कि काफी ये बड़ी लोकसभा क्षेत्र है जिसमें कि 5 विधानसभाएं आती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मुकाबला तो काफी पेचीदा रहने वाला है। तो हम बात करते हैं कि इस बार पेचीदा मुकाबला आखिर हो क्यों रहा है। पहली बार इस सीट पर 2009 में चुनाव हुए थे, यानी कि इससे पहले सिर्फ एक लोकसभा सीट हुआ करती थी पूरे जनपद आगरा में, जो कि आगरा के नाम से थी। लेकिन जैसे ही विधानसभाओं का क्षेत्र बढ़ा है, यानी कि आगरा जनपद में कुल 9 विधानसभा हैं, इस वजह से परिसीमन करके एक और नई लोकसभा सीट यहां पर साल 2008 में गठित की गई और पहली बार 2009 में फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट पर चुनाव कराए गए। बुलंद दरवाजे के नाम से फतेहपुर सीकरी खुद शहर काफी फेमस है। देश विदेश से यहाँ पर सैलानी इस बुलंद दरवाजे को यहाँ पर देखने के लिए आते हैं और अकबर ने अपने शासनकाल में इस दरवाजे को बनवाया था। अब बात करते हैं हम कि कैसा यहाँ पर जो चुनाव मैदान में जो प्रदर्शन रहने वाला है, किस पार्टी ने यहाँ पर अभी तक कैसा प्रदर्शन किया है। तो हम बात करते हैं कि साल 2009 में इस सीट पर जो पहली बार चुनाव हुए थे, तो साल 2009 में किस पार्टी ने यहाँ पर परचम लहराया था और कैसा प्रदर्शन रहा था। तो हम बात करते हैं कि साल 2009 में जब पहली बार इस लोकसभा सीट पर चुनाव हुए थे तो उस समय कुल मतदाता थे यहाँ पर 13,45,742, लगभग 13.5 लाख मतदाता साल 2009 में
इस लोकसभा क्षेत्र में थे, जिसमें से कुल लगभग 6,95,511 यानी कि टोटल जितने वोट थे उसके लगभग 91.7% यहाँ पर सिर्फ वोट पड़े थे। क्योंकि लोकसभा और विधानसभा चुनावों में जनता ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती है, तो इस वजह से वोट प्रतिशत काफी कम रहता है। लेकिन फिर भी लगभग 51% लोगों ने मतदान प्रक्रिया में भाग लिया था, जिसमें कि उस समय कुल 4 बड़े दलों के प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारे गए थे, जिसमें कि सीमा उपाध्याय जो कि बसपा से चुनाव मैदान में आई थी, उसके अलावा जो राज बब्बर हैं, सिने स्टार हैं, बॉलीवुड के अभिनेता हैं, काफी फिल्मों में आपने इनको देखा होगा, अलग अलग रोल में विलेन का भी रोल करते हैं, हीरो का भी रोल करते हैं। ये भी चुनाव मैदान में फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र में आए थे, जो कि कांग्रेस पार्टी ने इन्होंने अपना प्रत्याशी बनाया था। उसके अलावा जो बहा विधानसभा के रहने वाले हैं राजा अर्धमन सिंह, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी से उस समय चुनाव लड़ा था, और साथ ही जो सपा है, समाजवादी पार्टी, इनके उम्मीदवार के रूप में रघुराज सिंह साक्य चुनाव मैदान में आए थे। तो इस समय रघुराज सिंह साक्य भी बीजेपी में है, राजा अर्धमन सिंह भी बीजेपी में है, और सीमा उपाध्याय भी बीजेपी में है। इस समय तो ये तीनों बीजेपी में है, लेकिन राज बब्बर अभी भी कांग्रेस में है। लेकिन इनके प्रदर्शन के बारे में बात करते हैं तो सीमा उपाध्याय ने उस समय जो बसपा में थी और उत्तर प्रदेश में भी बसपा की सरकार थी, और इनका काफी बोलबाला था। और सीमा उपाध्याय रामवीर उपाध्याय की धर्मपत्नी है, और रामवीर उपाध्याय का उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफी वर्चस्व है। हाथरस सादाबाद क्षेत्र के वो रहने वाले हैं। उस क्षेत्र में पर्टिकुलर इंडिविजुअल उस क्षेत्र की बात की जाए तो एक तरीके से वो राजनीति के मसीहा कहलाते हैं। हालांकि अब तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन बहुत ही अच्छा चेहरा वो राजनीति में रहे हैं, और जिस पार्टी में भी रहते थे उस पार्टी को निश्चित तौर पे हमेशा लाभ मिलता था। रामवीर उपाध्याय जी की धर्मपत्नी सीमा उपाध्याय जी जो बसपा से चुनाव मैदान में 2009 में फतेहपुर सीकरी लोकसभा में थी, तो इनको कुल जो जितने 6,95,511 वोट थे उसमें से 2,09,466 वोट पड़े थे, और सिर्फ 9,936 वोटों का उस समय अंतर रहा था। मात्र 9,936 यानी कि 10,000 से कम में यहाँ पर इनको सिर्फ जीत मिली थी। लोकसभा चुनावों में आमतौर पर देखा जाता है कि काफी बड़े अंतर से चुनाव जीते जाते हैं, लेकिन पेचीदा मुकाबला था, तो इस वजह से सिर्फ 10,000 के अंतराल में ही इनको जीत मिली थी। दूसरे नंबर पे जो रनर अप रहे थे राज बब्बर, इन्होंने काफी अच्छी कड़ी टक्कर दी थी और इन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इसके अलावा उस समय जो राजा अर्धमन सिंह जो बीजेपी से लड़े थे, इनको 1,54,000 उस समय वोट पड़े थे। हालांकि 2009 में बीजेपी का इतना बोलबाला नहीं था, लेकिन फिर भी लगभग 1.5 लाख से अधिक वोट राजा अर्धमन सिंह ने भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़के हासिल किए थे। और यहाँ पर चौथे नंबर पे आए थे रघुराज साक्य जो सपा समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े थे, और इनको भी लगभग 1,09,240 वोट यहाँ पर हासिल हुए थे। तो ये साल 2009 का प्रदर्शन रहा था। अब बात करते हैं 2014 की। 2014 में भी यहाँ पर इस सीट पर काफी अच्छा मुकाबला देखने के लिए मिला था। तो 2014 की अगर हम बात करते हैं तो 2014 में इस सीट पर कैसा प्रदर्शन यहाँ पर बसपा का रहा, कौन सी पार्टी ने कितने यहाँ पर वोट हासिल किए, वो इस डेटा के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। उस समय जो 2009 में जितने लगभग 13.5 लाख वोट थे, तो 2014 में वो वोट बढ़ के लगभग 15,80,585 वोट यहाँ पर हो गए, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि 5 साल में लगभग 2-2.5 लाख वोट बढ़ जाते हैं। तो उस समय जो 15,80,582 वोट में से लगभग 9,67,968 यानी कि लगभग 61% लोगों ने यहाँ पर मतदान प्रक्रिया में भाग लिया था। यानी कि 2009 की अपेक्षा 2014 में लगभग 10% लोगों ने मतदान प्रक्रिया में भाग लेने में अपने आप को बेहतर समझा। 10% मतदान प्रक्रिया बढ़ी। उस समय 2014 में भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश में एक लहर चल रही थी। नरेंद्र मोदी के चेहरे पर उस समय चुनाव लड़ा गया था। नरेंद्र मोदी की पहली बार 2014 के बाद सरकार बनी थी, यानी कि कांग्रेस की सरकार तब तक रही थी। तो कांग्रेस के द्वारा जितने भी घोटाले किए गए थे, जितने भी भ्रष्टाचार किए गए थे, उन सारे भ्रष्टाचारों का खुलासा करते हुए जनता के सामने रखते हुए बीजेपी ने अपना
चुनाव प्रचार प्रसार किया था और जनता को आश्वासन दिया था कि इस बार अगर हमारी सरकार बनती है तो हम बहुत अच्छा राज करेंगे। तो 2014 में मोदी की बहुत ज्यादा लहर चल रही थी, तो इस वजह से इस सीट पर 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने 1,73,106 मतों से के अंतराल से चौधरी बाबूलाल भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर लड़े थे, उन्होंने जीत हासिल की थी। उनके अलावा क्या रहा कि चौधरी बाबूलाल जो भाजपा के उम्मीदवार थे, इन्हें टोटल 9,67,968 वोटों में से 4,26,589 मत इन्हें हासिल हुए थे। इनके अलावा सीमा उपाध्याय जो सांसद थी और इन्होंने फिर से बहुजन समाजवादी पार्टी यानी कि बसपा की टिकट पर दूसरी बार लोकसभा का चुनाव फतेहपुर सीकरी में लड़ा, लेकिन इस बार जनता का यह भरोसा जीत नहीं पाई, 5 साल काम नहीं कर पाई, या मोदी की लहर के सामने इनका जो 5 साल का विकास था वो फीका पड़ गया, या जनता को समझ नहीं आया। ये जनता के मूड की बात है और जनता के मूड को आज तक कोई भी नहीं जान पाया। तो सीमा उपाध्याय जब इन्हें 2009 में 2,09,000 वोट पड़े थे, लेकिन 2014 में इनका ग्राफ बढ़ा और 2,53,483 मत इन्होंने हासिल किया, हालांकि इन्हें हार का सामना करना पड़ा। इनके अलावा रानी पच्चाल का जो वर्तमान में बहार विधानसभा से विधायक है भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन उस समय ये 2014 में रानी पच्चाल का समाजवादी पार्टी की टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ी थी और इनको लगभग 2,13,397 मत हासिल हुए थे। इनके अलावा जो ठाकुर अमर सिंह को अधिकतर लोग वो जानते होंगे जो फिल्मों में इंटरेस्ट रखते हैं, क्योंकि ये इन्वेस्टर हैं और ये जो मूवी वगैरह बनती है उसमें ये पैसा इन्वेस्ट करते थे, यानी कि लोन देते थे। तो ठाकुर अमर सिंह राजनीति में इन्होंने कदम रखा और राष्ट्रीय लोकदल की टिकट पर ये चुनाव मैदान में फतेहपुर सीकरी क्षेत्र में आए। ठाकुर अमर सिंह रालोद की टिकट पर चुनाव लड़े, लेकिन ये जनता का भरोसा नहीं जीत पाए और सिर्फ इन्हें 24,185 मत हासिल हुए। तो 2014 में चौधरी बाबूलाल ने भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ा और ये 2013 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे और 1 साल बाद ही भाजपा की टिकट पर फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े और लगभग 4,26,589 कुल वोट हासिल किए। और जो सीमा उपाध्याय हैं उस समय जो सांसद थी, उन्हें लगभग 1,73,106 वोटों से हराकर इन्होंने फतेहपुर सीकरी में पहली बार कमल का फूल खिलाया। इसके बाद हम बात करते हैं कि साल 2019 में इस सीट पर क्या परिणाम रहा। तो एक बार साल 2009 के चुनाव परिणाम के बारे में जान लेते हैं। 2019 की अगर बात की जाए तो 2019 में इस सीट पर तीसरी बार चुनाव हुए और तीसरी बार के चुनावों में फिर से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने एक अच्छा प्रदर्शन किया और 2019 के समय कुल मतदाता थे 16,60,405, यानी कि लगभग फिर से 1.5 लाख मतदाता इस सीट पर बढ़े और जिसमें से लगभग 10,31,351 लगभग 62% वोट यहाँ पर 2019 में पड़े, यानी कि 2014 की अपेक्षा लगभग 1.5% मतदान 2019 में ज्यादा रहा। और भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना प्रत्याशी बनाया था वो इस बार चौधरी बाबूलाल का टिकट काटकर एक नया चेहरा वो लेके आए थे, जो थे राजकुमार चाहर, जो वर्तमान में फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट से सांसद हैं। इनके अलावा राज बब्बर, यानी कि 2009 में जो चुनाव लड़े थे, 2014 में नहीं लड़े, लेकिन 2019 में कांग्रेस ने फिर से राजकुमार चाहर को एक बार फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए भेजा कि 2009 में अगर आप कांग्रेस की टिकट पर चुनाव नहीं जीत पाए हैं तो 2019 में आप फिर से उस काम को करिए और जीतने की कोशिश कीजिए। तो इसी मंशा के साथ राज बब्बर यहाँ पर चुनाव मैदान में कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए आए थे, लेकिन ज़्यादा कुछ ये कर नहीं पाए। साथ ही जो बसपा 2009 में जहाँ बसपा की टिकट पर पहली बार सांसद बनी थी सीमा उपाध्याय, वो 2014 में चुनाव हार गई थी और इस वजह से 2019 में बसपा पार्टी ने गुड्डू पंडित पर भरोसा जताया था और गुड्डू पंडित को यहां पर बसपा की टिकट पर फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र में 2019 के लोकसभा चुनावों में भेजा था। तो बात करते हैं कि राजकुमार चाहर जो
भाजपा के प्रत्याशी थे और इन्होंने कुल 10,31,351 वोटों में से 6,67,147 वोट हासिल किए और ये काफी अधिक वोट हो जाते हैं। साथ ही जो राज बब्बर थे, कांग्रेस के प्रत्याशी थे, इन्हें सिर्फ 1,72,082 वोट मिले और जो बसपा के जो प्रत्याशी थे गुड्डू पंडित, इन्हें सिर्फ 1,68,043 वोट मिले और इन्हें तीसरे नंबर पे इन्हें आना पड़ा। तो साथ ही जो जीत का अंतर रहा था वो राजकुमार चाहर का काफी रहा था। इतने वोट एक लोकसभा चुनाव में एक इंडिविजुअल किसी प्रत्याशी की नहीं पड़ते। आप देख सकते हैं कि 1,72,000, 1,68,000 तो सिर्फ इन्हें वोट मिल रहे हैं, जबकि यहाँ पर राजकुमार चाहर 4,95,065 वोटों से इन्होंने एक बड़े अंतराल से जीत हासिल की थी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने के दौरान। और इसका इनको बेनिफिट भी मिला था। पार्टी ने इनको 2 साल सांसद रखने के बाद एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी थी और इन्हें जो किसान मोर्चा है उसका राष्ट्र अध्यक्ष भी इनको बनाया था। वो सब इनको बेनिफिट जनता के द्वारा इतनी बड़ी जो जीत दी गई थी उसका मिला था। अब बात करते हैं कि जो चौथी बार 2024 में यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं उसमें क्या प्रदर्शन रहने वाला है। तो 2024 में इस टिकट पर चुनाव पछता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इस बार के समीकरण काफी ज्यादा अलग रहने वाले हैं। अलग किस लिए रहने वाले हैं, क्योंकि इस बार खुद भारतीय जनता पार्टी के जो फतेहपुर सीकरी विधानसभा से विधायक हैं चौधरी बाबूलाल, उनके सुपुत्र भी 2024 में भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा की टिकट मांग रहे थे। वो भी टिकट की लाइन में लगे हुए थे और उनके अलावा लगभग 10-12 नेता और थे, लेकिन किसी को भी भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया। और दोबारा से जो वर्तमान सांसद हैं फतेहपुर सीकरी लोकसभा के राजकुमार चाहर, उन्हीं पर उन्होंने भरोसा जताया और दूसरी बार राजकुमार चाहर को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया। उसके बाद से ही जैसे 2 मार्च को भारतीय जनता पार्टी ने अपनी 195 प्रत्याशियों की सूची जारी की, उसमें फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी का भी नाम था। उसी के बाद से ही वर्तमान विधायक फतेहपुर सीकरी विधानसभा के चौधरी बाबूलाल के सुपुत्र डॉक्टर रामेश्वर चौधरी ने बगावती तेवर दिखाते हुए चुनाव लड़ने का मन बना लिया था। और जनता के मन की बात जानने के लिए उन्होंने अपने कॉलेज में 6 मार्च को एक महापंचायत की थी और उसके बाद 2-3 और बड़े कार्यक्रम किए थे। लगातार उनके समर्थक और क्षेत्र की जनता की ये मांग थी कि भारतीय जनता पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया है तो क्या हुआ, हम जनता की टिकट पर आपको अपना प्रत्याशी बनाते हुए चुनाव लड़ाएंगे। यानी कि जनता की टिकट, निर्दलीय प्रत्याशी। अब वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में इस बार फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र में चुनाव मैदान में आए हैं। साथ ही उनके अलावा और अन्य विपक्षी पार्टियों की क्या कौन से प्रत्याशी हैं, नजर डालते हैं। बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं इस बार, जो वर्तमान के जो सांसद हैं राजकुमार चाहर यहाँ पर दूसरी बार चुनाव मैदान में आए हैं। इनके अलावा जो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में इन्होंने पर्चा भी अपना दाखिल कर दिया है और पर्चा भरने के दौरान काफी भीड़ इन्होंने जुटाई थी। डॉक्टर रामेश्वर चौधरी, लगातार इनके पिताजी भी 2014 से 19 के कार्यकाल में सांसद रहे हैं और अपने पिताजी के 5 साल के कार्यकाल को लेकर ये जनता के बीच पहुंच रहे हैं और लगभग पिछले 2 साल से इनके पिताजी फतेहपुर सीकरी विधानसभा में विधायक हैं। उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर ये सक्रिय राजनीति कर रहे हैं और क्षेत्र की जनता के बीच में ये हमेशा अपने पिताजी के साथ देखे जा रहे हैं और जनता भी इनको खूब प्यार, सम्मान और समर्थन देती हुई नजर आ रही है। इस बार ये निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में आए हैं। इनके अलावा जो तीसरे कैंडिडेट हैं ये कांग्रेस के कैंडिडेट हैं और ये 2022 के विधानसभा चुनावों में खैरागढ़ विधानसभा से विधायकी का चुनाव भी कांग्रेस की टिकट पर लड़ चुके हैं, लेकिन इस बार इनका नाम है रामनाथ सिकरवार को कांग्रेस ने राजबब्बर की टिकट काटकर अपना प्रत्याशी बनाया है और कांग्रेस इन पर भरोसा जता रही है कि जो काम फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र में राजबब्बर जो एक बड़े अभिनेता थे और जब फतेहपुर सीकरी अलग लोकसभा क्षेत्र नहीं था, सिर्फ आगरा था, तो समाजवादी पार्टी की टिकट पर 2 बार राजबब्बर सांसद भी रहे हैं। उसके बावजूद भी वो काम फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र में राजबब्बर नहीं कर पाए कांग्रेस की प्रत्याशी बनकर। वो उम्मीद इस बार रामनाथ कोविंद से कांग्रेस पार्टी लगा रही है। अब देखते हैं कि इनका प्रदर्शन कैसा होगा।
और साथ ही जो बसपा ने 2009 में भी ब्राह्मण कैंडिडेट उतारा, सीमा उपाध्याय जीत हासिल की। 2014 के चुनावों में भी सीमा उपाध्याय दूसरी बार मैदान में उतारी ब्राह्मण कैंडिडेट, लेकिन हार गई। 2019 में ब्राह्मण कैंडिडेट तीसरी बार उतारे गुड्डू पंडित, वो भी हार गए। और चौथी बार भी बसपा ने यहाँ पर ब्राह्मण प्रत्याशी पर ही दांव खेलते हुए पंडित रामनिवास शर्मा को यहाँ पर अपना प्रत्याशी 2024 के चुनावों में बनाया है। रामनिवास शर्मा को भी चुनाव लड़ने का काफी अनुभव है। ये लगभग 2 बार ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं फतेहपुर सीकरी ब्लॉक के, और एक बार सपा की टिकट पर ये विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं, यानी कि इन्हें चुनाव लड़ने का काफी अच्छा अनुभव है। लेकिन लोकसभा चुनावों में ये बड़े बड़े दिग्गजों को यहाँ पर टक्कर देने के लिए चुनाव मैदान में आए हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है 2024 में फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र में क्या तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीत हासिल कर पाएगा, या जो वर्तमान में फतेहपुर सीकरी के जो विधायक हैं चौधरी बाबूलाल, उनके जो पुत्र हैं डॉक्टर रामेश्वर चौधरी, जो लगातार जनता के बीच में रह के अपनी राजनीति कर रहे हैं, क्या वो जनता के विश्वास को जीतकर वोट हासिल कर पाएंगे? क्या वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में यहाँ पर जीत हासिल कर पाएंगे, या इस लोकसभा क्षेत्र में जो सबसे ज्यादा अधिक संख्या में जो मतदाता हैं, क्षत्रिय मतदाता, ठाकुर मतदाता, जिसका प्रत्याशी इस बार चुनाव मैदान में है रामनाथ सिकरवार, क्या इस बार ठाकुर प्रत्याशी होने के नाते ठाकुर मतदाता इन्हें वोट करेंगे, या ठाकुरों के अलावा इस लोकसभा में ब्राह्मणों के वोट आते हैं, क्या ब्राह्मण प्रत्याशी होने के नाते ये ब्राह्मणों का विश्वास जीतकर उनके वोट जुटा पाएंगे? काफी अलग अलग समीकरण यहाँ पर अभी लग रहे हैं। फतेहपुर सीकरी लोकसभा में तीसरे चरण में यानी कि 7 मई में चुनाव होने हैं, और 7 मई के चुनाव आते आते अभी थोड़ा सा समय है। 19 अप्रैल को यहाँ पर पहले चरण की शुरुआत हो जाएगी, और 19 अप्रैल तक जो भी फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, राजनीतिक दलों के अलावा तमाम सारे निर्दलीय पर्चे भी भरे जाते हैं, सभी के पर्चे भी बढ़ जाएंगे। तो यानी कि सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि कितने उम्मीदवार इस बार लोकसभा क्षेत्र में फतेहपुर सीकरी में आ रहे हैं, वो सब क्लियर हो जाएगा। लेकिन जो मेन मुकाबला रहने वाला है वो इन चारों ही चेहरों के बीच में इस बार रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपसे आपकी राय पूछना चाहूंगा कि आप इस बार फतेहपुर सीकरी में किस पार्टी का प्रत्याशी, यहाँ पर ये जितने भी आए हैं, किस पार्टी के प्रत्याशी को यहाँ पर आप जिताकर दिल्ली भेजेंगे, या फिर आप फिर से दूसरी बार सांसद राजकुमार चार को यहाँ पर सांसद बनाएंगे, या जो बाबूलाल जी के सुपुत्र हैं डॉक्टर रामेश्वर चौधरी, इन्हें आप सांसद बनते हुए देखना चाहेंगे, या जो रामनाथ सिकरवार, ये फौजी हैं, फौजी बाबा के नाम से इनका टाइटल है, ये फेमस है, क्या इनको आप जिताएंगे, या गुड्डू पंडित? चारों ही प्रत्याशी इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि जो फतेहपुर सीकरी लोकसभा के क्षेत्रीय प्रत्याशी हैं चारों ही, क्योंकि इससे पहले सीमा उपाध्याय फतेहपुर सीकरी से बाहर की थी, राज बब्बर फतेहपुर सीकरी के बाहर के थे, लेकिन पहली बार चारों ही प्रत्याशी फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र के रहने वाले हैं, और चारों का काफी अच्छा वर्चस्व भी है। ऐसी बात नहीं है कि इनका वर्चस्व नहीं है, वर्चस्व भी है। इनकी वोट की जो तादाद है इस बार काफी जो चांसेस लग रहे हैं, लगभग 2024 में 18 लाख मतदाता हैं, और लगभग पिछली बार 62% पड़े थे, तो हम 62% का भी अगर रेशियो निकालते हैं तो लगभग 10.5-11 लाख इस बार वोट पड़ने वाले हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस बार जो 18 लाख वोटर है फतेहपुर सीकरी के, वो प्रत्याशियों के जो जुमला होता है ना प्रत्याशियों का, उनके जुमले के साथ वो इस बार खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि आज का वोटर काफी शिक्षित वोटर है, और शिक्षित वोटर किसी की बातों में मुझे लग रहा है कि इस बार आने वाला नहीं है। जो विकास करेगा उसी को यहाँ पर इस बार चुनने के आसार दिख रहे हैं। साथ ही हम दोस्तों लोकसभा चुनावों में आगे क्या रहने वाला है, पल पल की खबरें आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए इंडिया न्यूज़ 24। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से दबाएं।